जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसमें हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप के द्वारा समझेंगे, उसके बाद एक एक करके इन नदियों के बारे में जानेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के बाद आती है बैतरणी, बैतरणी के बाद आती है ब्रह्मणी और ब्राह्मणी के बाद आती है महानदी। ये नदियाँ दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पर आप नोट करेंगे ब्राह्मणी और महानदी के बीच में एक बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है और ये दो नदियों के बीच में है। महानदी के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे चिल्का झील है और गोदावरी नदी के बीच, महानदी और गोदावरी नदी के बीच में दोस्तों चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो आपने देखा ब्राह्मणी नदी के बाद दोस्तों महानदी आती है और महानदी के बाद दोस्तों गोदावरी नदी आती है। इन दो नदियों के बीच में झील है चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में है। दूसरी बात आपको नोट करनी है, गोदावरी नदी के पास एक शहर है, आप यहाँ पर देखेंगे यनम। पूछा भी गया है क्योंकि ये डेल्टा पर ही ये शहर बसा हुआ है यनम। गोदावरी नदी के बराबर में ही दोस्तों एक झील है कोलेरू झील और गोदावरी नदी के बाद आती है कृष्णा नदी। तो कोलेरू झील जो है वो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में है। ये एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे गोदावरी नदी के बाद कृष्णा नदी आती है। कृष्णा नदी जो है ये डेल्टा बनाती है और इसी कृष्णा नदी के पास एक शहर है मछलीपट्टनम, जो एग्जाम में पूछा गया है कि मछलीपट्टनम जो है वो किस नदी के तट पर है, तो कृष्णा नदी के तट पर। फिर आप देखेंगे इसी कृष्णा नदी पर दोस्तों विजयवाड़ा शहर भी है। कृष्णा नदी के बाद आती है पेन्नेरू, जिसे पेन्नार नदी भी कहते हैं, और पेन्नेरू के बाद आती है कावेरी। कावेरी नदी और पेन्नेरू के बीच में एक झील है पुलिकट झील। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के संगम पर है, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों के तट पर है, तो वो है पुलिकट झील। और ये दो नदियों के बीच में है पेन्नार और कावेरी नदी, इनके बीच में पुलेरू झील पुलिकट झील है। फिर आप देखेंगे कावेरी नदी के डेल्टा पर ही एक शहर है कराईकल। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि कराईकल जो है वो कावेरी नदी के तट पर है या किसी और पर, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो कराईकल जो है वो कावेरी नदी के डेल्टा पर है। फिर दोस्तों कावेरी नदी के बाद आती है बैगई और बैगई के बाद आती है ताम्रपड़ी। ये दोनों नदियां दोस्तों तमिलनाडु में है। बैगई नदी जो है वो पाक की खाड़ी में गिरती है और ताम्रपड़ी नदी जो है वो मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा नदी से लेकर दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, ये सभी नदियां दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इनके बीच में कुछ झील हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एक एक करके इनकी नदियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी। इसका उद्गम दोस्तों झारखंड से होता है और रांची के पठार से। ये नदी झारखंड के रांची पठार से निकलती है और ये आप देख सकते हैं राज्यों में बहती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। दूसरी बात दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हुंडरू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, इसे नोट कर लीजिएगा। स्वर्ण रेखा नदी के बाद आती है बैतरणी। बैतरणी नदी जो है वो कोयझर नामक स्थान से निकलती है। ये कोयझर जो है उड़ीसा में पड़ता है। फिर ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी बस इतने ही विशेषता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा से। फिर आप देखेंगे ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी दोस्तों इसका उद्गम जो है वो झारखंड से होता है और ये नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बनती है।
एक नदी है शंख और दूसरी है साउथ कोयल। साउथ कोयल और शंख ये दोनों नदी जो है राउरकेला में जाकर मिल जाती है। फिर वहां से ये नदी जो है ब्राह्मणी के नाम से जानी जाती है और ये झारखंड के बाद ओडिशा राज्य में, फिर ओडिशा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे महानदी, ये दोस्तों चौथी नदी है जो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं हम लोग। महानदी की लंबाई दोस्तों 851 किलोमीटर है। ये नदी जो है मैकाल पर्वत से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियां से निकलती है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि महानदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो राज्य बताएंगे छत्तीसगढ़। अगर आपसे कोई पर्वत या पहाड़ पूछा जा रहा है तो पर्वत आप देखेंगे मैकाल और ये पहाड़ी है सिहावा पहाड़ी। तो यहाँ से ये महानदी निकलती है और इसकी जो आप लंबाई देख सकते हैं 851 किलोमीटर है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर से दोस्तों बाईं ओर से नदियां आती हैं, आप देखेंगे शिवनाथ, हसदेव, मंड और ईव। ये दोस्तों महानदी की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां हैं। दाईं ओर से आप देखेंगे जोंक, ओंग और तवा। ये दोस्तों दाईं ओर से आने वाली महानदी की सहायक नदियां हैं। और दूसरी बात आपको यहाँ पर नोट करना है कि महानदी पर ही दोस्तों हीराकुंड बांध है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नदी है ईब और ईब के पास ही एक बांध बना है हीराकुंड बांध, जो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये ओडिशा राज्य में है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे महानदी जो है वो अपना डेल्टा बनाती है और इसी नदी के तट पर ही पारादीप बंदरगाह है जो अभी हमने आपको मैप में बताया है। दूसरी बात आप यहाँ देखेंगे महानदी जो है वो छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कभी कभी राज्य भी पूछ लिया जाता है तो राज्य का नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ओडिशा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये दोस्तों महानदी की विशेषता थी। आगे हम लोग देखेंगे महानदी के बाद आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की कुछ विशेषताएं हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। गोदावरी नदी जो है वो एक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दोस्तों दक्षिणी गंगा कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं, तो आप याद रखिएगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र राज्य से होता है और महाराष्ट्र राज्य से भी कहा नासिक के पास। नासिक के पास एक पहाड़ी है त्र्यंबकेश्वर चोटी या पहाड़ी, यहाँ से ये नदी जो है निकलती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। गोदावरी नदी दोस्तों कई राज्यों से होकर बहती है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, फिर जाती है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कभी कभी राज्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपने देखा गोदावरी नदी दोस्तों महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। फिर आप देखेंगे अपवाह क्षेत्र। दोस्तों अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है जो मुख्य नदी है वो तो किसी अन्य जगह से तो नहीं बह रही है, लेकिन जो मुख्य नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो किसी अन्य राज्य या अन्य स्थानों से होकर बहती हैं या अन्य राज्यों या अन्य स्थानों में जाकर बहती हैं या आकर अलग अलग राज्यों से उस नदी में आकर मिल जाती है। तो उसी को दोस्तों अपवाह क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कितने राज्यों से होकर बहती है, 3 राज्यों से, लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र आप देखेंगे महाराष्ट्र,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये दोस्तों इसके अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र का मतलब ये होता है कि मुख्य नदी जो है किसी अन्य जगह से तो नहीं बहती, लेकिन मुख्य नदी की जो सहायक नदियां हैं वो किसी अन्य राज्य या अन्य स्थानों से होकर बहती हैं या अन्य राज्यों से आकर उस मुख्य नदी में मिल जाती हैं, तो उसी को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आइए जरा देखते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया कि ये नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के नासिक से निकलती है और गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी दोस्तों कुछ सहायक नदियां हैं। ये दोस्तों बाईं ओर की नदियां हैं और ये दाईं ओर की नदियां हैं। बाईं ओर से आने वाली पूर्णा, और इधर आप देखेंगे कुछ नदियों के संगम से नदियां बनती हैं, जैसे ब्रद्धा में कुछ नदियां आकर बनती हैं, जैसे पेन गंगा, बेन गंगा। ये दोनों नदियां दोस्तों ब्रद्धा में आकर मिलती हैं। फिर जब ये नदियां एक दूसरे में मिल जाती हैं तो आगे चलकर ये नदी जो है प्राणहिता के नाम से कहलाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ब्रद्धा के साथ कौन सी नदी आती है, पेन गंगा और बेन गंगा। इन सभी नदियों के मिलने के बाद ये नदी प्राणहिता कहलाती है, फिर ये गोदावरी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी पर ही दोस्तों एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है कालेश्वर परियोजना, जो ये तेलंगाना में है, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आप देखेंगे इंद्रावती और एक सबरी नदी आती है। इंद्रावती नदी जो है वो छत्तीसगढ़ से आती है और एक नदी इधर से आती है सबरी नदी। ये सभी नदियां दोस्तों बाईं ओर से आने वाली हैं। दाईं ओर से आप आने वाली देख सकते हैं प्रवरा, भूला और मंजरा। ये दोस्तों इसकी दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अंत में दोस्तों ये नदी जो है राजमुद्री नामक स्थान पर जाकर ये अपना डेल्टा बनाती है और ये चापाकार डेल्टा बनाती है और इसी डेल्टा के पास यनम शहर बसा हुआ है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम दोस्तों महाराष्ट्र होता है और ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। कृष्णा नदी अपना डेल्टा जो है वो आंध्र प्रदेश के तट पर बनाती है, क्योंकि ये निकलती तो महाराष्ट्र से है लेकिन अपना डेल्टा जो है वो आंध्र प्रदेश के तट पर बनाती है। दूसरी बात आपको नोट करना है, कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। ठीक, आगे आप देखेंगे यहाँ पर महाबलेश्वर, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बाईं ओर से आने वाली नदियां हैं और दाईं ओर से आने वाली नदियां। बाईं ओर से एक नदी है भीमा। ये भी दोस्तों महाबलेश्वर के नामक स्थान से निकलती है, जो महाराष्ट्र से ही निकलती है, भीमा नदी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भीमा की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सीना और नीरा। ये दोस्तों भीमा की सहायक नदी है। फिर ये आगे चलकर भीमा नदी जो है कृष्णा नदी में मिल जाती है। आगे आप देखेंगे इधर से एक नदी आती है मूसी और आती है मुन्नेरू। ये दोस्तों तेलंगाना से आती है, जो बाईं ओर से आने वाली नदी है। इधर आप देखेंगे दाईं ओर से आने वाली नदियां। दाईं ओर से आने वाली नदियां कोयना नदी है, जो ये भी दोस्तों महाराष्ट्र से ही निकलती है और शुरू में ही कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। कोयना नदी पर एक जलाशय है शिव सागर जलाशय, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद एक नदी आती है वरुणा। वरुणा के बाद आती है पंचगंगा। पंचगंगा के बाद दूधगंगा और दूधगंगा के बाद आती है घाटप्रभा। घाटप्रभा के बाद मालप्रभा और मालप्रभा के बाद आती है तुंगभद्रा। ये दोस्तों दाईं ओर से आने वाली कृष्णा की सहायक नदियां हैं।
यहाँ पर आप नोट करेंगे ये पंचगंगा जो नदी है ये 5 नदियों से मिलकर बनती है। एग्जाम में पूछा गया है। 5 नदियों के नाम आप यहाँ देख सकते हैं, कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगवती और सरस्वती। ये नदियाँ जो है पंचगंगा की नदियाँ हैं। तीसरी बात आप नोट करेंगे, कोयना नदी, वरुणा नदी, पंचगंगा नदी और दूधगंगा नदी, ये सभी नदियाँ दोस्तों महाराष्ट्र से आती हैं और कृष्णा में मिलती हैं। फिर आप देखेंगे घाटप्रभा और मालप्रभा, ये बेलगांव कर्नाटक से आती हैं। और इधर आप देखेंगे तुंगभद्रा जो है वो 2 नदियों की सहायक से मिलकर बनती है, तुंग और भद्रा। फिर ये आगे चलकर तुंगभद्रा नदी कहलाती है। ये जो है कर्नाटक के चिकमंगलुरु से निकलती है और तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है हंगरी। तो ये देखा आपने कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदियाँ। इसके बाद आप आगे देखेंगे कृष्णा के बाद आती है पेन्नेरू नदी, या इसी को दोस्तों पेन्नार या पेन्ना नदी भी कहा जाता है। पेन्नेरू नदी दोस्तों ये नंदी पहाड़ी से निकलती है जो कर्नाटक नामक स्थान है। पूछा गया है कि पेन्नार नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो आप यहाँ याद रखेंगे कर्नाटक, और पहाड़ी नंदी पहाड़ी है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इधर आप देखेंगे दाईं ओर से आने वाली नदियाँ चित्रावती, पापागनी, और बाईं ओर से आने वाली नदियाँ कुंदेरू और सालीलेरू। ये दोस्तों नदियाँ जो है पेन्नार की सहायक नदियाँ हैं। और इसी पेन्नार नदी पर दोस्तों कुडप्पा नामक स्थान है। आप जानते हैं कुडप्पा की खाने जो हैं वो इसी पेन्नार नदी पर है। और यहाँ पर देखेंगे नेल्लौर नामक स्थान पर ये नदी जाकर आंध्र प्रदेश के तट पर अपना डेल्टा बनाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है इसको पोन्नी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है कर्नाटक राज्य से होता है और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी दोस्तों सदा नीरा है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी सदा नीरा नदी है, तो कावेरी नदी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से जल प्राप्त करती है, इसलिए ये नदी जो है वो सदा नीरा नदी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि ये जो कावेरी नदी है वो 3 बार 2 धाराओं में बंटती है और 3 द्वीप बनाती है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में बंटती है, तो कावेरी नदी, और 3 द्वीप बनाती है। इन द्वीपों के आप नाम देख सकते हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्री और श्री रंगम। ये दोस्तों 3 द्वीप हैं जो कावेरी नदी पर है। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्री जो है वो कर्नाटक राज्य में है और श्रीरंगम जो है वो तमिलनाडु में है। आगे आप यहाँ देखेंगे शिव समुद्र जलप्रपात जो है वो इसी नदी पर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि शिव समुद्रम जो है वो किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। अब इसके कुछ सहायक नदियां आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपने देखा कि कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। इधर आप देखेंगे ये बाईं ओर से आने वाली नदियां हैं, जैसे हेरंगी, हेमावती, सिमसा और आक्रवती। ये दोस्तों बाईं ओर की नदियां हैं। दाईं ओर की देखेंगे लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुब्रवती, भावनी और अमरावती। ये दाईं ओर से आने वाली कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी अपना डेल्टा जो है तमिलनाडु के तट पर बनाती है, नोट कर लीजिएगा। निकलती कर्नाटक से है लेकिन अपना डेल्टा जो है वो तमिलनाडु के तट पर बनाती है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर बैगई नदी। बैगई नदी दोस्तों
सरसानंद मदुरई के पास से निकलती है जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये पूछा गया है। और ये बैगई नदी जो है, इसी नदी पर मदुरई शहर बसा हुआ है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मदुरई शहर में ही दोस्तों मीनाक्षी मंदिर है। तो मीनाक्षी मंदिर किस नदी पर है? बैगई नदी पर है। और ये पाक की खाड़ी में गिरती है जो तमिलनाडु के तट पर अपना डेल्टा बनाती है। फिर आप यहाँ देखेंगे ताम्रपड़ी नदी। ताम्रपड़ी नदी दोस्तों दक्षिण भारत की ये अंतिम नदी है और ये तमिलनाडु की नदी है। ये अगस्त्यमलाई से निकलती है, अगस्त्यमलाई की पहाड़ी है, वहां से ये निकलती है और ये मन्नार की खाड़ी में जाकर गिर जाती है जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।